हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश AECC का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था और जो टॉपिक्स हमारे बच गए थे उनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमको डिस्कस करना है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन से। अब देखो, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम समझेंगे कि क्या होता है। कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन द कम्युनिकेशन इज़ फॉर्मल एंड पैटर्न्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यानी कि ज़्यादातर हमारी कम्युनिकेशन फॉर्मल वे में ही होती है। अब देखेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या कहता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन in an organizational communication chain, that is communication between the superiors and the subordinates within an organization hierarchy. For smooth functioning of an organization, there should be a balance between superiors communicating to the subordinates downward and subordinates communicating to the superiors. देखो, ऑर्गेनाइजेशन से हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास एक ऑफिस है। अब ऑफिस में कोई मैनेजर होता है, कोई बॉस होता है, कोई सबॉर्डिनेट होता है एंड कोई सुपीरियर होता है। मेनली इसमें हमको सिर्फ 2 टर्म्स ही देखनी है, वो है आपकी सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। सुपीरियर हो गया जो सबॉर्डिनेट से बड़ा है और सबऑर्डिनेट हो गया जो सुपीरियर से छोटा है। अब हम समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। देखो, आपको पता है कि वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल की क्या डायरेक्शन होती है। वर्टिकल होता है ये एंड हॉरिजॉन्टल होता है ये। वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करेंगे अभी हम यहाँ पे। हमने इसको रीड कर लिया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप समझो, दैट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड अ सबॉर्डिनेट। ये तो आपको पता लग गया कि वर्टिकल कम्युनिकेशन रिलेटेड है जब कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होती है। अब हम समझेंगे कि इसके जो 2 पार्ट्स हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तब होगी, देखो डाउन का मतलब क्या है। डाउन होता है नीचे। डाउन कम्युनिकेशन आपकी तब होगी व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ऑर्डर। यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो सुपीरियर होता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक एग्जांपल लो, आपका एक ऑफिस है, आप उसमें सुपीरियर हो, आपके नीचे एक राजू नाम का कोई व्यक्ति काम करता है, वो सबऑर्डिनेट है, यानी कि आप उसके सुपीरियर हो और वो आपका जूनियर है। तो आपने उसको कोई ऑर्डर दिया, आपने राजू को कोई ऑर्डर दिया, कोई एडवाइस दी या कोई इंस्ट्रक्शन दी जो आपकी ऑफिस से रिलेटेड है। वो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे, ऑर्डर दे या एडवाइस दे, तो वो होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब हम समझेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ऊपर। डाउनवर्ड में था कि सुपीरियर अपने जूनियर सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर रहा है। अब है कि अपवर्ड। अपवर्ड होगा, समझेंगे, सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स टू द सुपीरियर। आप हो सुपीरियर और आपका सबऑर्डिनेट कौन है, राजू। राजू जब आपसे कम्युनिकेट करेगा या फिर अपने किसी भी सुपीरियर, किसी भी सीनियर से जब वो कम्युनिकेट करेगा, तो वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन में। समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में 2 पार्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। इसको आपको याद रखना है, इसके नोट्स बना लो।
अब सेकंड देखेंगे हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल बोलो लेटरल बोलो एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल की हमारी डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज हु आर एट द सेम हायरार्किकल लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो एम्प्लॉयज़ के बीच में होती है, और वो सारे एम्प्लॉयज़ के जो लेवल होते हैं वो एक ही लेवल के होते हैं। जैसे अभी हमने जो वर्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ा था, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में सुपीरियर और जूनियर का था, मतलब उसमें एक हाई लेवल पे था और एक लो लेवल पे था। दैट मीन्स द वन इज सुपीरियर एंड अनदर वन इज सबॉर्डिनेट और जूनियर। बट अपवर्ड कम्युनि बट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सब एम्प्लॉयज़ आपके सेम लेवल के होते हैं, यानी कि सबकी पोस्ट सेम होती है। तो जब अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, सेम का मतलब क्या है। हेड ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट्स विद द हेड ऑफ मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब ऑफिस में भी ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। बैंकिंग का डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। सो एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट का हेड है और एक हेड है मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का। तो वो दोनों तो हेड है ना, उन दोनों की पोस्ट तो सेम है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ स्कूल लेवल से। अब स्कूल में मानो जैसे कि हमारी क्लास होती थी, हर क्लास से एक मॉनिटर होता था। सो जब 10th क्लास का मॉनिटर किसी 11th क्लास के मॉनिटर से बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। बट जब कोई 10th क्लास का बच्चा, मतलब वो स्टूडेंट है, वो मॉनिटर नहीं है, वो जब किसी मॉनिटर से बात करेगा सो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। बिकॉज इसमें जो जूनियर होता है वो किसी सीनियर, मतलब वैसे तो वो दोनों एक ही क्लास में है, बट जो मॉनिटर है उसकी पोस्ट थोड़ी हाई है, ठीक है ना। सो ये वो वाला सीन है जो मैंने अभी आपको बता दिया। एग्जाम्पल मैंने आपको काफ़ी अच्छा दिया मॉनिटर वाला। ऑफिस वाले से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, याद रखना इसको, उसके नोट्स बना लो। अब हमारा लास्ट है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब डायगोनल आपको पता है ना कैसे होता है, जैसे कोई चीज़ यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, मतलब डायगोनली जा रही है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब देखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं। Diagonal communication, the flow of communication is in all the directions and it cuts across an organization's hierarchy, making it quick and efficient। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो सभी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई ऐसा नहीं कि, मतलब इसमें कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि जब कोई सीनियर किसी से बात करेगा, सुपीरियर बात करेगा या फिर हेड किसी से बात करेगा, नो। इसको आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि डायगोनल कम्युनिकेशन होता है कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अब कम्युनिकेशन के भी नेटवर्क्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। दो कम्युनिकेशन हैपन्स इन वर्टिकल, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया था फ्लो ऑफ डायरेक्शन, उसको आप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, उसको आप डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो, कि आप कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस होता है एंड कम्युनिकेशन के फंक्शंस होते हैं, वहीं पे कम्युनिकेशन की डायरेक्शंस भी होती है, जो भी हमने ऊपर रीड कर लिया है। वर्टिकल थी, डायगोनल थी, हॉरिजॉन्टल थी। और वर्टिकल में हमने दो तरीके की कम्युनिकेशन को रीड किया था, एक थी अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक थी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम जानेंगे नेटवर्क। Yet many patterns of communication do evolve which are termed as communication network। अब पहले हम बात करेंगे फॉर्मल नेटवर्क की। The formal patterns or network in organization can be categorized into 5 divisions। अब formal network के 5 है। फर्स्ट है chain network। In chain network the members of the network communicate through intermediaries who relay the message to the top। तो चैन में ना, चैन नेटवर्क में एक ऐसा होता है, मतलब इंटरमीडिएटर होते हैं, वो आपके मैसेज को टॉप, यानी कि जो आपका सीनियर होता है उस तक ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, वाई नेटवर्क। इन अ वाई नेटवर्क द मेंबर एट द फॉर्क ऑफ द वाई इज़ अ सेंट्रल पर्सन, यानी कि जो
आपको जो सेंट्रल पर्सन होता है जिस पे इंफॉर्मेशन जानी होती है वो बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठा हुआ होता है। ये बस आपको याद रखने की ज़रूरत है और एज सच उसमें कोई भी वो नहीं है। व्हील नेटवर्क, इन व्हील नेटवर्क इंडिविजुअल मेंबर्स कम्युनिकेट विद द सेंट्रल मेंबर सेपरेटली। व्हील नेटवर्क में इंडिविजुअल मेंबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में जो मेंबर बैठा है उससे वो अलग से सेपरेटली बात कर सकते हैं। द सेंट्रल मेंबर इज़ अ सुपीरियर अथॉरिटी हु कंट्रोल्स ऑल द कम्युनिकेशन। मतलब कि इसमें एक सेंटर पे जो मेंबर होता है वो सुपीरियर होता है और उससे कोई भी बात कर सकता है। चेन नेटवर्क में तो ये था कि इंटरमीडिएटर होते हैं, सिर्फ वही आपके मैसेज को उन तक पहुंचाते हैं। बट व्हील नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। व्हील नेटवर्क में जो सेंट्रल लेवल पर बैठा है उससे कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है। फिर है हमारा सर्कल नेटवर्क। इन सर्कल नेटवर्क्स मेंबर्स कम्युनिकेट विद द पर्सन नेक्स्ट टू हिम और हर। सर्कल नेटवर्क में आपके बाद जो मेंबर है वो आप उससे बात करोगे। देयरफॉर वन मेंबर कैन कम्युनिकेट विद टू। In this kind of network there is no central figure, here it is a kind of egalitarian network। egalitarian का मतलब होता है equality, मतलब जहाँ पे हर चीज़ इक्वल हो, सेम हो। ओके, तो सर्कल नेटवर्क में भी आपको यही बताया गया है कि इसमें आपके नेक्स्ट जो पर्सन बैठा है आप उससे बात कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग एक पर्सन दो लोगों से बात कर सकता है, बिकॉज आपके आगे पीछे दोनों तरफ लोग होंगे। फिर है ऑल चैनल नेटवर्क। इन ऑल चैनल नेटवर्क्स एज अ टर्म सजेस्ट all the members have the freedom to communicate with anyone he or she wants to communicate with। अब देखो, ऑल चैनल नेटवर्क में और सेंट्रल नेटवर्क में आप कंफ्यूज मत होना। सॉरी, व्हील नेटवर्क में, व्हील नेटवर्क में भी ये था कि जो हर कोई मेंबर, इंडिविजुअल मेंबर सेंट्रल मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है। बट इसमें यह है कि कोई भी मेंबर किसी भी मेंबर से कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि जो सेंटर पे है वो उससे बात कर सकता है, नो। ऑल चैनल नेटवर्क और व्हील नेटवर्क में फ़र्क है। सो यहाँ पे आपको इन लोगों ने ना डायग्राम्स दे रखे हैं जिनके थ्रू आपको समझना है। अब इनको आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे फिर भी समझा देती हूँ। चैन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सर्कल का देखते हैं। तो सर्कल में हमने क्या रीड किया था? सर्कल में हमने ये रीड किया था ना कि जो एक आदमी है वो दो लोगों से बात कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ए पे बैठे हुए हो, ए पे ना आप बैठे हुए हो, मतलब ए मेंबर आप हो। अब आप अपने बाद वाले से, यानी कि जो आपके बाद इंसान है, आप उससे बात कर सकते हो। तो आपके बाद कौन है? ई है आपके बाद और बी है आपके बाद। तो आप इन दोनों से बात कर सकते हो। और सेम अगर हम देखें तो बी के और ई के पास भी दोनों हैं, ए हैं। तो समझो ना, इसमें एक इंसान दो से बात कर सकता है। अब देखेंगे हम ऑल स्टार। सो इसमें कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। ई को सी से बात करनी है वो कर सकता है, डी को ई से बात करनी है वो कर सकता है, ई को बी से करनी है वो भी कर सकता है भाई, बी को सी से करनी है वो भी कर सकता है। ठीक है ना। व्हील नेटवर्क में हमने क्या रीड किया था कि जो सेंटर पे होता है उससे हर कोई बात कर सकता है। सेंटर पे इसमें ए है, ए सी से ही बात कर सकता है, ए ई से बात कर सकता है, डी से भी और बी से भी। नेक्स्ट इज वाई। वाई पैटर्न में हमने क्या रीड किया था? इन दिस नेटवर्क द मेंबर एट द फॉर्क ऑफ द वाई इज सेंट्रल पर्सन। अब इसकी जो देखो शेप है ना, ये वाई की तरह, वाई फॉर याक, वाई फॉर येल्लो, ये वाला वाई, वाई की तरह शेप है ना इसकी। सो जो इसकी फॉक पे है वो इसका सेंट्रल पर्सन होता है। सो इसमें देखेंगे वाई पैटर्न का यही था। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिए हुए पैटर्न्स। अब हमारा आ गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ग्रेप वाइन दोनों के दोनों सेम ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज़ ग्रेप वाइन तो कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रेप वाइन एंड informal communication both are same. Though members of an organization communicate at formal level, but that does not satisfy the human hunger for interaction and building interpersonal relationships। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, बट एक इंसान के अंदर एक जो भूख होती है ना कि हमको लोगों से इंटरेक्ट करना है। देखो, इंटरेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि हम उसको अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, उससे हम अपना रिलेशनशिप सेट करना चाहते हैं, हम
फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। सो फॉर्मल वेज़ में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। फॉर्मल वे में तो क्या है कि हम अपने किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफिशियल वर्क है, हम सिर्फ उससे उतनी ही बातें कर पाते हैं। अगर हमारी बात इंटरेक्शन की आई, फ्रेंडशिप की आई, सो ये चीज़ें नहीं हो पाती। वी ऑल टेंड टू कम्युनिकेट पर्सनली विद सम मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन बियॉन्ड आवर प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन। अब देखो, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं, लाइक एग्जांपल एक ऑफिस है, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ऑफिस में तो बिल्कुल ही फॉर्मल वे में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जब अपनी पर्सनल लाइफ में होते हैं तो उनके बीच भी फ्रेंडशिप होती है, उनका एक अच्छा रिलेशन होता है, तो वो उनकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट हो जाता है। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। तो मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की हमको ज़रूरत होती ही होती है। एंड हाँ, यही है इसका। अब देखेंगे इसके नीचे। केथ डेविस 1980 points out that there can be 4 possible configurations of grape wine। तो यहाँ पे उन्होंने ग्रेप वाइन की 4 पॉसिबल टर्म्स बताई हैं, इसको हम देखेंगे। सिंगल स्ट्रेट चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन। अब इन चेन को हम डिस्कस करेंगे। सिंगल स्ट्रेट चेन देखो क्या कहती है, वेयर इंफॉर्मेशन passes from A to B and then B from C and so on। in this case this is very little chance of verification of information। यानी कि सिंगल स्टेट में क्या है, ए पर्सन ने बी पर्सन को इन्फॉर्मेशन दी और बी पर्सन ने सी पर्सन को इन्फॉर्मेशन दी, सी ने डी को दी, डी ने ई को दी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी चलती रहती है और हमको ये पता नहीं लगता कि क्या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब ए ने बी को बताया, चलो हम ये मान लेंगे कि ए ने बी को सही बताया, बट जब बी ने सी को बताया तो इस बात की क्या गारंटी कि बी ने सी को ठीक बताया हो। तो ऐसे चलते 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 जब वो चलता जाता है, हमको ये पता नहीं लगता कि मेन इन्फॉर्मेशन यानी कि ए मेन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गॉसिप चैन, वेयर पर्सन ए सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू ऑल अदर्स इन द ग्रुप। तो गॉसिप क्या होता है, जो हम लोग करते हैं ना, गॉसिप करते हैं फ्रेंड्स के साथ बैठ के। सो यहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो पूरे ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि हम देखते हैं, मानो कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको कुछ पता लगा किसी के बारे में, सो वो हमको ना आके बताता है। तो यहाँ पे वो पर्सन हमारे लिए ए हो गया, तो वो हम सबको बता रहा है और हम उस ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया गॉसिप चैन। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चैन, वेयर पर्सन ए सेंड्स इन्फॉर्मेशन रैंडमली विदाउट स्पेसिफिकली चूजिंग अ रिसिपेंट ऑफ द मैसेज। प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एक पर्सन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है और उसने किसी को भी बता दी। ऐसा नहीं कि उसने सोचा कि मैं अपने सिर्फ बेस्ट फ्रेंड को बताऊंगा, नहीं, वो किसी को भी जाके बता दी। देन क्लस्टर चेन, पर्सन ए सेंड्स मैसेज टू बी एंड सी। ए पर्सन दो लोग को मैसेज भेजता है, बी एंड सी को, एंड ईच ऑफ देम देन कन्वेज इट टू अ क्लस्टर ऑफ अदर्स। यानी कि ए ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी बी और सी को, अब बी ने और सी ने आगे जाके उनको बहुत बड़े ग्रुप में उस मैसेज को पहुंचा दिया। द सेंडर इज सेलेक्टिव अबाउट द रिसीवर व्हेन ही शी सेंड्स अ मैसेज एंड देन द रिसीवर टेक्स अप द रोल ऑफ द सेंडर एंड सेंड्स इट टू मल्टीपल पीपल। यानी कि इसमें ए ने सिर्फ दो को बताया था लेकिन उन दोनों ने सबको बता दिया, यानी कि मल्टीपल लोगों को इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने शेयर कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, एज मैंशन द ग्रेप वाइन कैन बी मिस यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मिसयूज़ हो सकता है। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में मिसयूज़ होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बिकॉज उसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है बिल्कुल अथॉरिटी की तरफ से आ रही होती है। बट इनफॉर्मल में हमको जो इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या वो सही दे रहा है, जो इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट, द इंफॉर्मेशन पास्ड ऑन और सर्कुलेटेड कैन बी इनएक्यूरेट। जो इंसान इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इनएक्यूरेट भी हो सकती है, एंड समटाइम्स कैन हैव अ मेलिफाइड इंटेंशन। तो मतलब आप समझ जाओ, कई बार हमको इंसान कोई चीज़ बताता है किसी चीज़ को उसके प्रति भड़काने के लिए, तो उसकी इंटेंशन कई बार ख़राब भी हो सकती है। अब मानो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड है, उसकी
उसका जो बेस्ट फ्रेंड है और उसकी आपस में लड़ाई हो जाए। सो मेरा इंटेंशन इसमें गलत है। सो मैं उसको कोई फेक न्यूज़ दूंगी, फेक मैसेज दूंगी, ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। ठीक है ना। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है, बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मैसेज कैन ईजीली बी डिस्टॉर्टेड एज देयर इज़ नो रिटन डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस। अब कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो मैसेज हमारा इजीली डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। कोई हमारे मैसेज को मैनिपुलेट भी कर सकता है, बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और प्रूफ को हम बोलेंगे रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। It is usually difficult to find out the origin of the message as information is anonymous, often leading to spread of rumors। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो ए है, ए ने इन्फॉर्मेशन दी बी को, बी ने दी सी को, सी ने दी डी को। अब जब इन्फॉर्मेशन काफ़ी आगे के स्टेज तक पहुंच जाएगी, मानो एक्स वाई जेड तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, तो उनको ये पता नहीं लगेगा कि मैसेज का ओरिजिन कहाँ से था, यानी कि सबसे पहले मैसेज किसने दिया था। क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, पास होती रहती है ना एक दूसरे से, और इसमें अफवाह फैलने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अफवाह फैलने का चांस क्यों होते हैं? मानो कि कोई ए है, उसने बी को कोई न्यूज़ बताई, इन्फॉर्मेशन बताई। अब ए ने मानो बी को बिल्कुल सही न्यूज़ बताई। अब बी ने सोचा कि मैं सी को बताऊं, बट बी ने ना सी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बता दिया। मैनिपुलेट करा उसने, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अफवाह उसने जोड़ी होगी। और वैसे ही सी ने भी फिर उसको डी को बता दिया। अब जब बी ही उसमें मिलावट कर चुका है यानी कि जब बी ने ही उसमें अफवाह फैला दिया, फिर उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो फिर सी डी को भी तो वही खबर देने वाला है। सो ऐसे चलते चलते इसमें रूमर्स फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब है ग्रेप वाइन कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज बाई ऑर्गेनाइजेशन एज द चैनल इज़ स्पीडी एंड स्पॉन्टेनियस। अब हमको पता है कि जो ग्रेप वाइन है, इसमें एक इंसान दूसरे को बताता है और फिर दूसरा इंसान किसी ग्रुप को बताता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीडी है। अगर इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव वे से यूज़ करेंगे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। इससे हमारी इन्फॉर्मेशन ईजीली लोगों तक स्प्रेड हो जाएगी, हमारा काम भी बहुत स्पीड में होगा। देन इट इज़ प्राइमरीली एन ओरल मीडियम एंड कंसिक्वेंटली इनएक्सपेंसिव। अब ये एक ओरल मीडियम है, इसमें हमको रिटन मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब हमको रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमको पेन पेपर की कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। सो ये बिल्कुल भी इनएक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल भी खर्च इसमें नहीं होता। The network is multi-directional and therefore the flow of communication is flexible। अब इसमें जो नेटवर्क है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। जो हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क पढ़ा था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, तो वो उसमें मल्टी डायरेक्शनल नहीं था, उसमें एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम हो रहा था। बट ग्रेप वाइन में, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, हमारा कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये मल्टी डायरेक्शनल वे में होता है और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इट कैन बी यूज एज एन इम्पॉर्टेंट फीडबैक चैनल, तो उसको हम बिल्कुल एक फीडबैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप वाइन कैन ऑल्सो हेल्प इन पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हर कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट्स को सुपीरियर से बात करनी है, सुपीरियर को सबऑर्डिनेट से बात करनी है, ऐसा नहीं है। कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल वे में बात करेगा। इट कैन बी यूज एज पैरेलल चैनल बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्प्लीमेंट द फॉर्मल चैनल। सो ये सारे के सारे इफ़ेक्टिव ये थे कि ग्रेप वाइन को अगर हम इफ़ेक्टिव अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रेप वाइन। ऊपर जो हमने रीड किया ये था हमारा ये वाला, ये थे लिमिटेशंस, एंड ये वाले क्या है आपके, दिस इज़ योर लिमिटेशंस, एंड ये क्या है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब मैं आपसे बोलूँ बैरियर क्या होता है, तो बैरियर होता है ऑब्स्टेकल, किसी भी चीज़ में रुकावट आना। अब रुकावट किसी भी रीज़न से आ सकती है। अब कम्युनिकेशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, अब उसका जो एग्जांपल लेते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग कर रहे हो। अब आपका जो फ्रेंड है उसका नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं है, तो आपको उसकी आवाज़ ना बहुत कट कट के आ रही है, तो वो आपसे बात कर रहे हैं आप उसको ईज़िली समझ नहीं पा रहे हो, तो आप दोनों की कम्युनिकेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। सो इसमें बैरियर क्या है आपकी कम्युनिकेशन के लिए? बैरियर इसमें क्या बना? इंटरनेट कनेक्शन। तो यही बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। रीड करते हैं अपना न्यू टॉपिक, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये हमको पता है, फ्रॉम वन टू अनदर, वेयर द इंटेंडेड message encoded by the sender is grasped by the receiver and she responds accordingly। ये हमको पता है कि ये हमारा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, बट इन मैनी केसेस वी फेल टू कम्युनिकेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इमोशंस एज सम बैरियर क्रॉप्स अस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर विच प्रिवेंट्स सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाती। सक्सेसफुली कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पाती है तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमको देनी होती है, जो हमको अपना इमोशन शेयर करना होता है, नॉलेज शेयर करनी होती है, वो नहीं हो पाती। तो ये क्यों नहीं हो पाती? ड्यू टू सम बैरियर्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स हमारी रास्ते में आ जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ अभी वीडियो कॉलिंग वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग ओरली इट मे हैपन दैट द कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट इज़ नॉइजी एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिसीवर ऑफ द मैसेज इज़ नॉट एबल टू हियर अस क्लियरली। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि मानो कि कोई दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, अब उनमें से किसी एक इंसान का जो सेंडर है, सेंडर का जो इन्वामेंट है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो जो रिसीवर है उसको मैसेज अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा। उसको मैसेज अगर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि उनका कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, सक्सेसफुली कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। द नॉइज़ी इन्वायरमेंट इज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी कि नॉइज़ी इन्वायरमेंट एक बैरियर है आपकी कम्युनिकेशन के लिए। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको शोर में, आपके पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ढोल बज रहा है, जो भी बज रहा है, और या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ गए हैं तो आपके घर में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, तो क्या आप ऐसे में अपने फ्रेंड से बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो आपका कम्युनिकेशन ईजिली नहीं हो पाता। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ नॉइज़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लाइक हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, हम किसी शादी में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे ना म्यूज़िक चल रहे होते हैं, म्यूज़िक चल रहे होते हैं, लोग डांस कर रहे होते हैं, एंड वहाँ पे जो बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, गेस्ट होते हैं, तो और वो भी आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर आपके पास आपके फ्रेंड का फ़ोन आ जाए और आप फ़ोन रिसीव भी कर लो, तो आप जब उससे बात करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। सो इससे ना आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, ना जो आप बोल रहे हो ना वो उसको सुनाई देगा। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने आप से। ओके, it may also happen that two unknown persons accidentally meet and want to communicate but do not have a common language। अब यहाँ पे है कि लैंग्वेज का भी एक बैरियर हो सकता है। फर्स्ट बैरियर हमारा क्या है? नॉइज़ी इन्वायरमेंट का। सेकंड क्या बना? लैंग्वेज का। अब मानो आपकी लैंग्वेज है हिंदी और आपको मद्रासी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मैं आपको बोलूँ कि आप किसी मद्रासी इंसान के साथ बात करो तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती और उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती। सो लैंग्वेज का भी सेम होना, या फिर जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हो उस लैंग्वेज में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारी कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। और मे बी व्हेन वी आर राइटिंग, if our handwriting is illegible or we use very subject specific jargon which the receiver has no knowledge of, then the communication would not achieve its desired goal। अब मानो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कुछ लिख रहे हो, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप कुछ लिख रहे हो तो जो रीड कर रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, या फिर जब आप कुछ हाई फाई
जो होते हैं ना वर्ड्स होते हैं, लिटरेचर के वर्ड होते हैं, आप उनको यूज़ कर रहे हो, जो एक आपके रिसीवर को उसकी कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी। सो जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज हम लोग को यूज़ करनी चाहिए। देन द कम्युनिकेशन वुड नॉट अचीव इट्स गोल, ये हमको पता है। इन दिस केसेस इलिजिबल हैंड राइटिंग और द हाईली स्पेशलाइज्ड jargonized language are barriers to communication. So first barrier था noisy environment, मार्क करेंगे हम इसको अभी ताकि आप इसका नोट्स बनाओ। नॉइज़ी कहाँ था, हाँ ये रहा। देखो कितने इसमें बैरियर्स आ गए हैं। नॉइज़ी इन्वायरमेंट था, एंड फिर था लैंग्वेज, देन हैंड राइटिंग इज़ इलेजिबल, और हाईली स्पेशलाइज्ड जार्गनाइज्ड लैंग्वेज। तो ये 4 बैरियर्स हैं, ये आपको याद हो गए होंगे। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड that barriers to communication can simply be defined as anything that prevents the smooth exchange of meaning between a sender and receiver। तो यहाँ पे ये बताया गया कि बैरियर होता क्या है। तो बैरियर यही होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्मूथली अच्छे से एक्सचेंज ना होने दे और हमारी कम्युनिकेशन को जो इफ़ेक्टिव वे में ना होने दे। इसको हम रीड कर लेते हैं और बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा बैरियर्स आखिरकार होते हैं, बट फिर भी हम रीड कर लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन बैरियर और एनी अनवांटेड इंटरफेरेंस बिटवीन द स्पीकर एनकोडर एंड द रिसीवर डिकोडर which hampers the communication flow is termed as noise. Noise here does not merely refer to the physical noise but to any barrier that prevents the flow of communication. If the barrier or the noise is of a technological nature, then it can be easily avoided, as if technical snacks can be corrected easily. Suppose you are in a basement of a building where the reception of a mobile network is not very good and you receive a call. It is always advised that you move out of the basement to let the communication be smooth. But if the noise or the barrier is due to some human error, then it takes a long time and sustained effort to correct, as the human errors are linked to one habits and psychology. For example, if one has a problem of always assuming a sense of superiority whenever communicating, then it can be easily become a deterrent for others to be attentive to her or his thoughts and emotions. The person's sense of superiority can lead others to feel that they are deliberately and consciously being underrated, leading them to be detached or indifferent to the message being communicated. सो ये बिल्कुल ही आपको समझ में आ गया होगा। ये भी नॉइज़ से ही रिलेटेड है, बस इसमें नॉइज़ का कुछ और मीनिंग है। और जो लास्ट लाइन है ये वाली सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, इसको हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में, और कभी भी हमको अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर नहीं दिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अभी हमने ऊपर 4-5 बैरियर्स को डिस्कस किया था, बट यहाँ पे इन्होंने काइंड्स दे रखे हैं कम्युनिकेशन के। नॉइज़ और बैरियर्स कैन बी ऑफ 2 काइंड्स। सो जो नॉइज़ वाला बैरियर था उसके भी 2 काइंड्स हैं, चैनल नॉइज़, सेमेंटिक नॉइज़। The difference between the channel noise and semantic noise can be summarized as channel noise develops externally whereas semantic noise is internal to the message. चैनल नॉइज़ को आप रीड कर लेना, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये बस समझने के लिए ये आपके लिए। बाकी मैंने आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से समझा दिया है, एंड मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। देन ये सेमेंटिक नॉइज़ है, दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाकी इसमें कुछ समझाने ऐसा टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक समझाने वाले हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स। देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने की भी कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, तो वहीं पे आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी, एक कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिसको हम अपने कम्युनिकेशन में आने वाले बैरियर्स को जो कंट्रोल कर सके। पहले इसमें रीड कर लेते हैं क्या है।
फिर मैं आपको बताऊंगी। इफ़ वन डिज़ायर्स टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर देन वन नीड्स टू लर्न वेज टू अवॉइड बैरियर्स और नॉइज सो दैट कम्युनिकेशन फेलियर्स डू नॉट हैपन। तो आप ये बताइए कि अगर आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन बेटर हो, अच्छा हो, तो आप बैरियर्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, सच एज़ नॉइज़ बैरियर, यानी कि आप अपना ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करें आपके वहाँ से कोई भी नॉइज़ ना आए। When a particular communication fails to evoke any response or the desired response because of some noise or barriers to communication, then the following steps can be help to solve their problem. Identify the problem, find the cause or barrier, work on alternative solutions, opt for the best solution, follow up rigorously. So स्ट्रेटजीज देखेंगे हम सिंपल। इसमें तो ये बताया गया कि हमको अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है। बट मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगी अपनी लैंग्वेज में कि डेट व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट है, इसको आप लिख लो, मेक योर आइडियाज़ क्लियर बिफोर कम्युनिकेटिंग, यानी कि अपने आइडियाज़ को क्लियर रखो जब भी आप बात कर रहे हो। यूज़ अ लैंग्वेज, ये सेकंड पॉइंट है, यूज़ अ लैंग्वेज योर रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जो आपका रिसीवर समझ सके। थर्ड पॉइंट, लिसन बिफोर यू स्पीक अगेन, जब आप बोलो उससे पहले आपको सुनना भी चाहिए, यानी कि जब आप दोबारा बोलो तो आप उसकी बात को सुनो, ऐसा नहीं कि आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट, मेक योर मैसेज जजमेंट फ्री, आपका मैसेज बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जजमेंट फ्री रह के बात करो। फिफ्थ पॉइंट, मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट, टू द पॉइंट बात करो एंड शॉर्ट अपनी बात को रखो, ज़्यादा घुमा फिरा के बात मत करो। सिक्स पॉइंट, डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, देखो ये तो एक एटिकेट्स भी है कि जब कोई बोल रहा होता है तो हमको उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसको पहले अपना कम्युनिकेशन जो भी वो बोल रहा है उसको पहले कंप्लीट करने दो। ठीक है, ये टॉपिक अब हमारा देखो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि देखो C's क्यों बोला है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स अभी हम देखेंगे ना, ये सारे के सारे सी से शुरू होते हैं। सो इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो ये 7 C's को फॉलो करो। समझेंगे हम 7 C's क्या हैं। फर्स्ट है कंप्लीटनेस। अब देखो कंप्लीटनेस से हम क्या समझेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, मैसेज आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, देन conciseness. Conciseness refers to the fact that while communicating, one should try to make a message as short as possible. तो मैसेज जितना शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, उतना हमको मैसेज को शॉर्ट रखना चाहिए। Conciseness in communication not only saves time, but it also cost effective and highlights the message and making it more appealing and comprehensible for the audience and reader. Third point है consideration. Consideration in communication implies that the sender of message steps into the shoes of audience readers in terms of their viewpoint, background, mindset, education level, etc. to ensure that the message sent is comprehended properly by the receiver. तो मतलब हर किसी का ना आपको पॉइंट को कंसीडर करनी चाहिए, सिर्फ अपना ही नहीं चलाना चाहिए। फोर्थ है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी को आपको पता है, क्लैरिटी क्या होता है कि जो भी आप बात कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, आपके कंसेप्ट मतलब जो भी आप चीज़ शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन है आप उसमें काफ़ी ज़्यादा श्योर हो, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड आपके थॉट्स की क्लियरिटी भी होनी चाहिए। फिफ्थ है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस इज कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रैदर देन फजी एंड जनरल, मतलब जो भी आप बात बोल लो ना उसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहो, ऐसा नहीं कि आप कन्फ्यूज़न में आधी अधूरी नॉलेज लेके आप कोई बात को प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट, courtesy. Courtesy in communication implies that the sender should respect the receiver in terms of being polite, judicious, reflective and enthusiastic.
इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर कम्युनिकेशन एंड लीड्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, अच्छी कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कर्टेसी। दैट इज़ आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो नेचर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो, आप अपने आप को लीडर मान रहे हो और आप किसी की बात को सुन नहीं रहे हो। आपको सेंडर हो रिसीवर हो, आपको हर किसी की व्यूज़ की, थॉट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Last one, correctness. Correctness in communication implies that there are no grammatical errors, no dubious in facts and figures। यानी कि आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई भी फैक्ट या फिगर्स, कोई भी चीज़ें गलती ना हो। आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि ये चीज़ 1947, आप किसी को बता रहे हो कि इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1947 में, बट आपने गलती से बोल दिया कि इंडिया को फ्रीडम मिली थी 1957 में। सो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट है। आपको जो फिगर है, आप जो बोल रहे हो, आपने काफ़ी सारा गलत बोल दिया है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना। जो भी आप बोल रहे हो सोच समझ के बोले और पॉइंट को बिल्कुल करेक्ट रखें। ओके। फिर है लिसनिंग। देखो, लिसनिंग तो आपको पता है लिसनिंग क्या होता है, सुनना। ये तो मुझे लगता नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप इसको रीड कर लेना। लिसनर तो सबको पता ही है लिसनिंग क्या होती है। देन यहाँ कुछ काइंड्स दिए हुए लिसनिंग के: इवेल्युएटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव, एप्रिशिएटिव, एम्फेटिक। सो ये चैप्टर में ये क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट ऑन ग्रेप वाइन, सेमेंटिक बैरियर। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन। थर्ड, व्हाट आर द बैरियर्स। 7 C's। सो हमने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो आपका इम्पॉर्टेंट है। सो चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 हमारा है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी। तब तक आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के नोट्स को रेडी रखें और पढ़ें। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी इंग्लिश ACC के लिए। एंड इंग्लिश का ACC आपको सिर्फ एक ही सेमेस्टर तक पढ़ना होता है। सो इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छा स्कोर कर लो। नेक्स्ट सेमेस्टर तो आपको EVS मिल जाएगा। ओके। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को शेयर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कोई भी डाउट है चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, पूछ लेना। चैप्टर 3 की वीडियो जल्दी आने वाली है। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।